Hello students, welcome to CAC PIS Academy. This side your Apurva sir. Today's date is 5th of June 2025. So let's start with our newspaper analysis. So student, before I proceed, I would request you कि अगर आप everyday इस newspaper analysis को देख रहे हो, अगर आपको ये analysis अच्छा लग रहा है and you are thinking that there is some value addition to your knowledge, then please do like our videos, comment अगर आपके कुछ queries है या फिर आप कुछ information पास करना चाहते हैं मुझे, and also do share the newspaper analysis and subscribe to our YouTube channel. So अगर आपको ये PDF चाहिए इस एनालिसिस का तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं @CACP_Assam. So let's see the list of the topics that today we will be discussing. Is number 1 the World Environment Day. आज 5th of June है, तो आज हम सेलिब्रेट करते हैं the World Environment Day. Then we will see an analysis based on the article in the Hindu, the exposomics and environmental health. Then we will talk about the Chenab Bridge, Chenab River, census, the national policy on senior citizens, and last the very horrific and saddening the Bengaluru stampede. The first one is World Environment Day, which is celebrated every year on 5th of June. So यहाँ पर हमें क्या क्या देखना है. सो प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है जो डिफरेंट अदर डेज है बाय डेजिग्नेटेड बाय द यूनाइटेड नेशंस. कोई एक पर्टिकुलर डे का, जैसे कि इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का होस्ट कंट्री कौन है, 2024 में होस्ट कौन था, 2025 में कौन होस्ट है, एंड ऑल्सो द थीम ऑफ द पर्टिकुलर ईयर ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे. ये आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और मेंस में क्या इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन तो ऑब्वियसली कोई डे के ऊपर आता नहीं है, बट एनवायरमेंटल कंसर्न्स रिलेटेड, एनवायरमेंटल मूवमेंट्स रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आ सकते हैं. सो लेट्स सी द फैक्ट्स. It is, as you know, that is observed on 5th of June every year. It is established by the United Nations General Assembly in the year 1972. It was first celebrated in 1974 and the theme was Only One Earth. So that becomes a possible question कि first Environment Day का theme क्या था. And it is organized by the offshoot of UNGA, that is the UNEP, United Nations Environment Program, which deals with all the environmental aspects of the UN. The host country इस 2025 का जो होस्ट है ये है इस साल रिपब्लिक ऑफ कोरिया, और पिछले साल 2024 को होस्ट था सऊदी अरबिया. अगेन ये जो 2 पॉइंट है ये आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ डू रिमेंबर. नेक्स्ट, जो थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर देखते हैं कि 1972 में जब यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस जो जनरल असेंबली है इसने इसको अडॉप्ट किया था बाय द कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट हेल्ड इन स्टॉकहोम, विच इज़ ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस. तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को अडॉप्ट किया गया. नाउ इफ़ यू सी इन योर राइट, द थीम ऑफ 2025 इज़ बीट प्लास्टिक पोल्यूशन. क्वेश्चंस आपके ऐसे आ सकते हैं, इस साल का भी आ सकता है, पिछले साल का भी आ सकता है. ऑलराइट, सो यू हैव टू लुक द 2024 एज वेल एज 2025. 2024 क्या है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए. सो इस साल का जो थीम है बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन, मतलब आज जो ये एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट हो रहा है इसमें अवेयरनेस किस चीज़ के लिए किया गया. एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा एस्पेक्ट्स किससे होते हैं, फैक्टर्स बहुत सारे हैं. तो इसमें से सबसे जो इस साल डिस्कस हो रहा है दैट इज़ अ प्लास्टिक पोल्यूशन. सो व्हाई दिस इज़ सो सिग्निफिकेंट, यू कैन सी हियर कि 11 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इट एंटर वाटर बॉडीज़ ईयरली. कि हर साल 11 मिलियन टन प्लास्टिक वेस्ट वाटर बॉडीज़ को वो एंटर करते हैं, लाइक इन ओशंस और सीज. And the major concern nowadays is the microplastic, which actually affects the agriculture as well as the human health. को आज हम अननोइंगली, ऑब्वियसली नोइंगली तो नहीं, हम अननोइंगली कितना माइक्रोप्लास्टिक्स कंज्यूम कर रहे हैं इसका हमें कोई आइडिया नहीं है, बट इन फ्यूचर ये माइक्रोप्लास्टिक शायद हमें हार्म करेगा. सो व्हाट आर द 5 R's ऑफ प्लास्टिक यूज स्ट्रेटजी. रिफ्यूज़, द फर्स्ट वन की प्लास्टिक यूज़ को अगर आप रिफ्यूज़ कर सकते हो तो रिफ्यूज़ करो. मतलब अगर आप कोई सामान लाने के लिए गए हैं, अगर आपकी कोई कैरी बैग सिंगल यूज़ प्लास्टिक, जिसको हम शॉर्ट में SUPs कहते हैं, सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स आपको नहीं चाहिए तो आप उसको रिफ्यूज़ कीजिए. अगर आप यूज़ कर रहे हो तो रिड्यूस द यूसेज, रीयूज़ इट. इफ़ यू आर
using plastic items, then try to reuse it and try to completely eliminate the single use plastics. Recycle as much as you can and rethink on all these four. ऑलराइट, तो इंडिया में या और वर्ल्ड वाइड जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है दैट इज़ अ रिसाइकिल, कि ये तो रिफ्यूज़ चलो ठीक है, वो हो सकता है, दैट इज़ अपॉन द ह्यूमन डिस्क्रिशन, 1-to-1 डिस्क्रिशन, बट जो रिसाइकिल है जो ये गवर्नेंस में आपका आएगा तो रिसाइकिल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो ठीक से प्लास्टिक रिसाइकिल इंडिया में या फिर वर्ल्ड में भी ठीक से नहीं होता, ढंग से नहीं होता है। सो इंडिया में इस चीज़ को गवर्न करता है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 एंड दैट हैज़ बीन अमेंडेड इन 2018, देन इट हैज़ बीन अमेंडेड इन 2022 एज वेल। सो व्हाट आर द रूल्स, लेट्स सी। कि producers, importers and brand owners are responsible for collecting back the plastic waste generated from their products। कि ये रूल्स कहता है कि जो प्रोड्यूसर्स हो, इम्पोर्टर्स हो, आपका जो ब्रांड है, आप जो प्लास्टिक वेस्ट जनरेट कर रहे हो, ट्राई टू कलेक्ट इट बैक एंड रिसाइकिल इट। बैन ऑन कैरी बैग्स बिलो 50 माइक्रोन। 50 माइक्रोन मतलब बहुत ही ज़्यादा थिन प्लास्टिक होता है ये, तो वो जितना थिन प्लास्टिक होगा वो रिसाइकिल करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो 50 माइक्रोन से नीचे का अगर प्लास्टिक है उसको रिसाइकिल किया मतलब असंभव के करीब करीब है। नेक्स्ट, इट सेज दैट द अर्बन लोकल बॉडीज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अप वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द ग्राम पंचायत आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट मैनेजमेंट इन रूरल एरियाज। मतलब जो अर्बन लोकल बॉडीज़ है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस है, म्यूनसिपैलिटीज़ है या फिर ग्राम पंचायत है, वो अर्बन वेस्ट को एंड रूरल वेस्ट को रिस्पेक्टिवली कैसे मैनेज करेंगे, उनका एक निर्धारित रूल्स होना चाहिए। लास्ट वन, एम्फेसिस ऑन इन्वॉल्विंग द इनफॉर्मल सेक्टर फॉर इफेक्टिव सेग्रीगेशन एंड कलेक्शन, कि जिसके ऊपर गवर्नमेंट आज जोर दे रहा है। और इन सब से हमारा जो स्वच्छ भारत मिशन है ये भी इम्प्लीमेंटेड है, कि ये भी कैटर करता है प्लास्टिक वेस्ट को, वेस्ट सेग्रीगेशन को, ड्राई वेस्ट देन वेट वेस्ट। ओके, उसके साथ मैं और एक चीज़ आपको मेंशन कर दूँ, 2022 में जब अमेंड हुआ था, सिंगल यूज़ प्लास्टिक में कंप्लीट बैन लगाया है गवर्नमेंट ने। पर आज के डेट में क्या हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स यूज़ नहीं कर रहे? ऑब्वियसली कर रहे। एवरी डे वी आर यूजिंग सो मैनी सिंगल यूज़ प्लास्टिक। तो जो रूल्स है, जो बैन है, वो बैन एक्चुअली नहीं है। नॉट इवन अ ब्लैंकेट बैन हैज़ बीन इम्पोज्ड। कभी कभी ऐसे देखा गया है कि यहाँ बैन होता है, कुछ दिन नहीं रहता है वो, बाकी फिर से वो चालू हो जाता है। ओके, नेक्स्ट, अगेन दिस आर्टिकल इज रिलेटेड और आर्टिकुलेटेड ऑन द ओकेशन ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो जो आर्टिकल है उसका जो टाइटल है दैट इज एक्सपोजोमिक्स फॉर बेटर एनवायरमेंटल हेल्थ। ओके, सो हमें देखना है कि व्हाट डू वी मीन बाय एक्सपोजोमिक्स। लगता है कोई ये स्टडी है, ऐसे नाम स्टडीज़ के होते हैं एक्सपोजोमिक्स, देखेंगे। तो ये एक्सपोजोमिक्स क्या है, ये आपके प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। डेफिनेशन ऑफ एक्सपोजोम, एक्सपोजोमिक क्या है, ठीक है। सो यहाँ से स्टूडेंट्स मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप जो ये पर्पल बॉक्स है, इससे आप जो टॉपिक्स हैं उनको बहुत अच्छे से देख लीजिए। देयर आर लिस्टेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर करंट अफेयर्स। So what is exposomics? So as I have said कि it is a study of what environmental exposures। तो ये जो environmental exposures है इसको हम कह सकते हैं exposomes। कि environment में जो expose होते हैं, मतलब जिनका volatility ज़्यादा है, वो environment में वो क्या बोलते हैं उसको, टहलते रहते हैं, उड़ते रहते हैं, जो भी हो, pollutant है। तो चाहे वो केमिकल हो, फिजिकल हो, बायोलॉजिकल हो या फिर साइकोसोशियल हो, तो इनको एनवायरनमेंट में अगर एक्सपोजर वो होते हैं उसको कहा जाता है एक्सपोजोम, और उसका ही स्टडी है एक्सपोजोमिक्स। तो इट इज़ अ स्टडी ऑफ ऑल एनवायरमेंटल एक्सपोजर एंड इंडिविजुअल फेसेस ओवर देयर लाइफ टाइम एंड हाउ दिस एक्सपोजर्स इन्फ्लुएंस हेल्थ। मतलब ये जो एक्सपोजर्स है, एनवायरमेंटल एक्सपोजर्स है, ये ह्यूमन हेल्थ को लॉन्ग रन में, लाइफ में कैसे वो इम्पैक्ट करता है, अपने हेल्थ में कैसा वो इम्पैक्ट करता है, दैट इज़ एक्सपोजोमिक्स। नाउ इफ़ यू सी हियर कि इंडिया इन एक्सपोजोम्स में इंडिया 25% कंट्रीब्यूट करता है टू द ग्लोबल एनवायरमेंटल डिजीज़ बर्डन। तो एनवायरमेंटल डिजीज़ बर्डन इट विल बी द NCD, मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। तो आज के दिन में बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट इट इज़ टेकिंग स्टेप्स टू कैटर द प्रॉब्लम ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जो आज के डेट में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़? मतलब ये एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसमिट नहीं हो सकता, नॉट बाय एयर, नॉट बाय शेयरिंग एनीथिंग
or whatever, जैसे कि tuberculosis, that is a communicable disease. All right, so non-communicable disease is a heart disease, diabetes, COPD, congestive obstructive pulmonary disorder, cancers. These are non-communicable diseases which are actually very significant in today's disease rise in India and world, especially in India. So 3 million deaths annually in India are due to occupational and environmental health रिस्क. सो ये जो OEH है, ऑक्यूपेशनल और एनवायरमेंटल हेल्थ रिस्क है, ये कंट्रीब्यूट करता है टू द NCDs फैक्टर. कि वाई NCDs एट इट्स राइज, बिकॉज इट इज़ ड्यू टू द एनवायरमेंटल फैक्टर्स विच इज़ लीडिंग टू द राइज. चिल्ड्रन आर डिस्प्रोपोर्शनेटली अफेक्टेड. कि ये जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है या फिर ये जो शायद माइक्रो प्लास्टिक कंजम्पशन जो है, इनके वजह से भी, इट इज़ नॉट दैट प्रूव नाउ, बट ये कहा जाता है जो लेड एक्सपोजर है, इट इज़ अ पोल्यूटेंट. इट अकाउंट्स फॉर 20% ऑफ टोटल ग्लोबल IQ लॉस इन चिल्ड्रन अंडर 5. ओके, तो एक अननोन एक डिजीज इज नोन बट द कॉज इज अननोन, जो कि है ऑटिज्म. तो अभी तक इसका कोई कारण नहीं पता चला, पर कुछ स्टडीज़ ने ये बोला है कि लेड एक्सपोजर से ऑटिज्म इज़ क्लोजली कनेक्टेड. एंड इवन द स्टडीज़ आर गोइंग ऑन द माइक्रो प्लास्टिक्स एज वेल. कि जो प्लास्टिक्स, इवन द टूथ ब्रश दैट वी आर ब्रशिंग आवर टीथ एवरी डे, थ्रू दैट वी आर ऑल्सो कंज्यूमिंग माइक्रो प्लास्टिक्स. नेक्स्ट, लिमिटेशंस ऑफ एनवायरमेंटल रिस्क असेसमेंट. जो एनवायरमेंटल रिस्क असेसमेंट है उसमें भी कुछ लिमिटेशंस है, जो कि वो अभी तक 11 एनवायरमेंटल रिस्क कैटेगरीज को ही कवर करता है, जो कि माइक्रोप्लास्टिक्स को वो कवर नहीं करता. नॉइज़ पोल्यूशन, चलिए ये आज का मैटर नहीं है, आज माइक्रोप्लास्टिक्स हम डिस्कस करें. जो माइक्रोप्लास्टिक ये बहुत ही बड़ा डेंजर है, उसको कवर नहीं कर रहा है. इंटरेक्शन इफेक्ट्स तो आर ऑफन इग्नोर्ड. इंटरेक्शन इफेक्ट्स आर ऑफन इग्नोर्ड, मतलब यहाँ पर एनवायरमेंटल फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर और बिहेवियरल फैक्टर, इन तीनों को अगर आप मिला देते हो तो उसको कहा जाता है इंटरेक्शन इफेक्ट, जो कि इग्नोर किया जाता है बाय द एनवायरमेंटल रिस्क असेसमेंट. तो क्या है, सपोज आप इसको ऐसे समझिए कि किसी एक इंसान के जीन में देयर इज़ अ प्री डिस्पोजिशन ऑफ एस्थमा. नंबर 1, देयर इज़ अ जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन ऑफ एस्थमा. ऑलराइट, मतलब उनके एक इंसान है, उनके पापा का या फिर मम्मी का या फिर ग्रैंड पेरेंट्स के एस्थमा है, जनरेशन टू जनरेशन उनको एस्थमा का प्रॉब्लम है. सो इट बिकम्स द रिस्क फैक्टर 1 कि उनको भी एस्थमा हो सकता है. नंबर 2, कि वो जहाँ रहते वो एक पल्यूटेड सिटी है, द पर्सन वेयर ही इज रिसाइडिंग इट इज़ अ पल्यूटेड सिटी, दैट बिकम्स अ रिस्क फैक्टर 2. And number 3, he is a chain smoker. He is a chain smoker of cigarette. That becomes risk factor 3. ठीक है. Now, if you see the number risk factor 1, that is a genetic factor. Number 2, polluted city, that is the environmental factor. And chain smoker, it is the behavioral factor. अगर इन तीनों को आप मिला लो तो वो जो इंसान है उसको एस्थमा होने के चांसेस पूरे के पूरे हैं. So that effect is ignored by environmental risk assessment. Next is climate change exacerbates environmental health risk. Example, heat waves, vector-borne disease, malnutrition. ठीक है, ये एक एडिशनल पॉइंट है, आप देख लीजिए. Next news is about the Chenab Bridge. News is Prime Minister Narendra Modi is set to inaugurate the Chenab Bridge. So ये प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है अबाउट चेनाब ब्रिज, चेनाब रिवर. ठीक है. So let's see. So the location of Chenab Bridge, this is the picture of the Chenab Bridge between Bakal and Kauri in Riyashi district in Jammu and Kashmir. ठीक है, तो चेनाब ब्रिज वो कहाँ आता है, वो जम्मू एंड कश्मीर में रियासी डिस्ट्रिक्ट में. लेंथ क्या है, 13-15 मीटर, दैट इज़ ट्रिवियल, ये शायद नहीं आएगा एग्जाम में. हाइट 315 हाइट आ सकता है. बिकॉज हाइट क्यों आ सकता है, देखिए, क्योंकि इट इज़ द हाइएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज. इट इज़ द हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज. ये जो है, जिस पैटर्न में ये ब्रिज बनाया गया है, इट इज़ नोन एज द आर्क ब्रिज. ठीक है. सो इट इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज, इंजीनियर्ड टू विथस्टैंड सेस्मिक एक्टिविटी एंड हाई विंड स्पीड्स. अगर बहुत तेज़ी से हवा चले या फिर बहुत ज़ोर का अर्थक्वेक आ जाए, तब भी ये ब्रिज को कुछ नहीं होगा. दैट इज़ गारंटीड बाय द इंजीनियरिंग.
It is the part of Udhampur, Srinagar, Baramulla rail link. So these are the things that you have to read. ये प्रीलिम्स में इम्पॉर्टेंट होगा, मेंस में इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है. अच्छा, एज वी आर स्टार्टेड डिस्कसिंग अबाउट द चेनाब ब्रिज, सो चेनाब रिवर का भी कुछ डिटेल्स देखते हैं. जो चेनाब रिवर है, इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंदस. तो इंदस बेसिन जो है इसका एक पार्ट है. सो यू कैन सी हियर कि ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस रिवर. तो ये जो इंदस रिवर है इसका ही ट्रिब्यूटरी है. ये चाइना से होकर, इंडिया से होकर पाकिस्तान में जाते हैं. दिस इज़ द मेन इंदस रिवर. तो बाकी जो है वो ट्रिब्यूटरी है. सो ये प्रीलिम्स के लिए और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि चेनाब रिवर जो है इट इज़ बाय द कन्फ्लुएंस मतलब दो रिवर जो है, दो रिवर ये यहाँ आके जो मिलता है इसको कहा जाता है कन्फ्लुएंस. तो कन्फ्लुएंस का जो हिंदी टर्म है वो आप मुझे बताइए. व्हाट इज़ द हिंदी टर्म ऑफ कॉन्फ्लुएंस? आप वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट में लिखिए हिंदी टर्म क्या है. चंद्र एंड भागा रिवर्स एट टांडी. ऑलराइट, चंद्र एंड भागा रिवर्स एट टांडी इन लाहौल स्पीति हिमालयस, वहाँ पर वो ओरिजिन होता है वहाँ से. सोर्स क्या है? सोर्स है आपका चंद्र ग्लेशियर एंड बारालाचा पास ग्लेशियर. तो ये प्रीलिम्स में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए. अगर चेनाब रिवर रिलेटेड क्वेश्चंस आए तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे. सो उसका जो फ्लो पाथ है हिमाचल प्रदेश से स्टार्ट होकर जम्मू एंड कश्मीर होकर वो पाकिस्तान में ड्रेन होता है. नेक्स्ट, द मच अवेटेड सेंसस ऑफ इंडिया, जो कि लास्ट 2011 में हुआ एंड इट हैज़ पास्ट 16 ईयर्स कि अभी तक हमारा सेंसस नहीं आया. तो गवर्नमेंट ने बोला है कि बाय मार्च 2027 नेक्स्ट सेंसस कंक्लूड, उसका काम ख़त्म हो जाएगा. ऑलराइट, सो लेट्स सी. सो द work to be completed by March 1, 2027. And remember this, very important, this is the first time use of mobile application for data collection. कि mobile application के द्वारा data collection हो रहा है by the enumerators. And it is the first time independence जहाँ पर caste को consider किया जाएगा beyond SC और ST. Beyond SC और ST दूसरे other castes को भी यहाँ पर consider किए जाएंगे. Whether they belong to scheduled caste or whether they belong to scheduled tribe or any other caste, उनको भी इस बार मतलब कंसिडर किए जाएंगे. मीन्स पीपल विल बी आस्क्ड अबाउट देयर कास्ट कि भाई आप कौन से कास्ट से बिलोंग करते हो. सो दैट विल बी प्योरली अ कास्ट बेस्ड सेंसस. सो SCCC एक कास्ट बेस्ड सेंसस ही है पर प्योरली नहीं था. वो SC STs को तो कवर करते हैं पर अभी अदर कास्ट को भी करेंगे. नेक्स्ट, द सेंसस is going in two phases. One is a house listing and house scheduling and the second one is population enumeration. ये हाउस लिस्टिंग और हाउस शेड्यूल क्या है? ये जो बिल्डिंग में वो आएंगे सेंसस करने के लिए, वो बिल्डिंग कैसा है, वो बिल्डिंग मतलब 2 स्टोरी है, 3 स्टोरी है. देन जिन फैमिलीज़ को वो सर्वे करेंगे वो क्या क्या एसेट्स यूज़ कर रहे हैं. सो जो मटेरियल्स है उनका एक लिस्ट बनाएंगे. एंड द सेकेंड इज़ पॉपुलेशन एन्यूमरेशन की जहाँ पर लोगों को कैलकुलेट किए जाएंगे इंक्लूडिंग देयर कास्ट. ठीक है. सो रेफरेंस डेट तो कुछ लेना होगा. एक है March 1, 2027, दैट विल बी फॉर एवरी पार्ट ऑफ इंडिया. एंड October 1, 2026 फॉर दोज रीजन हु आर स्नो बाउंड एरियाज, UT स्टेट्स लाइक JNK, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख एंड उत्तराखंड, जहाँ पर स्नोफॉल होता है. तो उनमें मार्च को नहीं, October 1, 2026 को कंसिडर किया जाएगा. नेक्स्ट, the national policy on senior citizens. So government will shortly bring a new national policy on senior citizen. Population projections estimate 20% of the country will be senior citizen by 2047. So ये है न्यूज़. तो इसको हम डिटेल में देखते हैं कि देखिए, अगर पहले हम ये प्रोजेक्शन को देखते कि 2011 के सेंसस में इंडिया में सीनियर सिटीजन का कंस्टिट्यूशन था 8.23% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन. 2026 में ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि 12.16% वो इंक्रीज़ होगा. दैट इज़ ड्यू टू द डिक्लाइन इन, ये अच्छी बात है, डिक्लाइन इन द डेथ रेट. एंड बाय 2047 इट इज़ एस्टिमेटेड दैट द सीनियर सिटीजन पॉपुलेशन विल बी 20% ऑफ द लेटर पॉपुलेशन. 20%, 100 लोगों में से 20 लोग जो होंगे वो सीनियर सिटीजन होंगे, दैट इज़ 60+. ऑलराइट.
नाउ अभी नेशनल पॉलिसी क्यों चाहिए, व्हाट इज़ द व्हाई इट इज़ सो सिग्निफिकेंट। देखिए, क्योंकि अगर एक सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ पॉपुलेशन अगर वो कंस्टिट्यूट करता है, सो दैट सीनियर सिटीजन, इट इज़ मे बी इट साउंड्स बैड टू लिसन, बट दे बिकम अ हेल्थ बर्डन ऑन द कंट्री, कि उनके हेल्थ इश्यूज ज़्यादा होते हैं। तो उनके लिए, उनके टेक केयर के लिए, देखभाल के लिए, उनके साइकोलॉजी, सोशियो इकोनॉमिक स्केल को मेंटेन रखने के लिए उनका एक पर्टिकुलर पॉलिसी चाहिए। तो जो नया पॉलिसी जो आ रहा है, तो वो देखिए क्या करेंगे, इट विल ब्रिज द डिजिटल डिवाइड अमंग सीनियर सिटीजन्स, कि जो आज मान लीजिए कोई जो बूढ़े लोग हैं, सीनियर सिटीजन्स है, और जो यंग पॉपुलेशन है, तो यंग पॉपुलेशन इज़ मोर इक्विप्ड विद द डिजिटल थिंग, बट द सीनियर सिटीजन्स आर ट्राइंग टू लर्न इट। बट जितना ज़्यादा सीनियर सिटीजन में वो कंट्रीब्यूट होते जाएंगे, इफ़ दे डू नॉट अपडेट देमसेल्फ, तो वो दे विल बिकम somehow dependent on the younger generation. So वो जो डिजिटल डिवाइड है उसको कम करना है। नेक्स्ट, नंबर 2 इज़ इन्वॉल्वमेंट ऑफ NGOs एंड सीनियर सिटीजन एसोसिएशंस इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, की अगर गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर्मुलेट करेंगे तो जो NGOs है which particularly deal with senior citizen or the senior citizen associations, they will be taking part in that implementation of the policy and the feedback mechanism of the policy that will be created. Next, an institutional mechanism will be created to tackle elder abuse. That is a social problem in India. Neglect and social isolation, कि माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं उनको आइसोलेट कर देना, कहीं पर छोड़ आना, ओल्ड एज होम में भेज देना, जो भी है। तो अगर ओल्ड एज होम में भी भेजा जा रहा है, कोई भी डे केयर सेंटर कहीं पर भी अगर भेजा जा रहा है, तो वहाँ पर भी कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड्स सेट किए जाएंगे कि कोई भी एडमिटेड है अगर आपके सेंटर में रह रहा है, तो उनके लिए भी कुछ पॉलिसीज़ हम ड्राफ्ट करेंगे। प्रमोटिंग इंटर जनरेशनल बॉन्डिंग एंड पार्टिसिपेशन इन कम्युनिटी एक्टिविटीज़, तो ये एक क्या होगा, एक सोशल कार्यक्रम होगा कि जो डिफरेंट जनरेशन्स हैं, थर्ड जनरेशन, सेकंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, उन तीनों के बीच एक बॉन्डिंग क्रिएट करना बाय पार्टिसिपेटिंग इन डिफरेंट अदर एक्टिविटीज़। ठीक है, और आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि विच मिनिस्ट्री इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, इट इज़ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट विच इज़ ड्राफ्टिंग अ न्यू पॉलिसी। तो अभी भी इसका नाम कुछ नहीं दिया गया, बस ये ड्राफ्ट करने की सोचा गया है। नाउ द नेक्स्ट न्यूज़ एंड द लास्ट न्यूज़ फॉर टुडे इज़ द बेंगलुरु स्टैम्पेड। तो ऑब्वियसली यू आर अवेयर, में बहुत लोग शेयर भी कर रहे हो आप लोग व्हाट्सएप में, कि RCB रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, इट हैज़ वोन फॉर द फर्स्ट टाइम द IPL ट्रॉफी। पर जो ये विक्ट्री है, जो सेलिब्रेशन है, दैट टर्न्ड इनटू अ ट्रेजिडी आफ्टर फ्यू मिनट्स और फ्यू आवर्स। सो व्हाट हैपेंड, सो ऑन द ओकेजन ऑफ IPL 2025 फाइनल मैच, जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर इट हैज़ वोन, so a large number of crowd, over 2 lakh people, they gathered around the M Chinnaswamy Stadium and Bidhana Saudha in Bengaluru. Or due to the poor management, no proper crowd barricading, no proper crowd management की वजह से वहाँ पर स्टैम्पेड हुआ है। स्टैम्पेड का मतलब क्या है, लोग दूसरे लोगों के नीचे कुचले जाना को बोला जाता है स्टैम्पेड। तो स्टैम्पेड्स हुआ है विच लेड टू इंजरीज एंड डेथ ऑफ 11 पर्सन, एंड बहुत लोग अभी भी क्रिटिकली इंजर्ड है। सो व्हाट आर द की इशूज दैट इज हाईलाइटेड हियर, सी हियर द न्यूज़ इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू योर करंट अफेयर्स। ये जो स्टैम्पेड रिलेटेड कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे, पर क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं कि क्राउड मैनेजमेंट, तो ये एक तो गवर्नेंस इशू होगा ना, अगर हम क्राउड मैनेजमेंट के बारे में बात करें, सो दैट इज़ अ गवर्नेंस इशू। सो गवर्नेंस इशू अगर है तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। सो तो यू हैव टू फाइंड आउट द व्हाट इज़ द इशू। क्राउड मैनेजमेंट या फिर स्टैम्पेड जो देखा जाता है, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट केस ओनली इन बेंगलुरु, दैट हैपेंड इन मेनी टेम्पल्स ऑल्सो, इन महाकुंभ ऑल्सो स्टैम्पेड ऑल्सो ऑकर्ड। तो उनके रीजंस क्या है, रीजंस आपको कॉमन मिलेंगे कि जैसे कि नो प्रॉपर बैरिकेडिंग और ट्रैफिक मैनेजमेंट, इनसफिशिएंट एंट्री और एग्जिट पॉइंट। तो एंट्री एग्जिट पॉइंट जो है वो दे आर वेरी 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 लेस। डिले इन एम्बुलेंस सर्विसेज, एब्सेंस ऑफ प्री इवेंट रिस्क मैनेजमेंट, कि भाई जो इवेंट होने वाला है उससे पहले ही एक रिस्क असेसमेंट कर लेना चाहिए था कि ऐसा हो सकता है। इमोशनल बिहेवियर ओवररोड नेशनल सेफ्टी नॉर्म्स, कि लोगों का जो इमोशनल बिहेवियर है कि विक्ट्री के बाद, तो वो जो सेफ्टी नॉर्म्स है वो उन्होंने ब्रीच किया है। ये भी देखा गया है कि लोग बाग
पेड़ के ऊपर चढ़ जा रहे हैं, वॉल के ऊपर चढ़ जा रहे हैं, तो दैट लेड टू दिस saddening event. Okay, so students, that's all for today's news. So there are two MCQs, so there is a typo, that will be your MCQs. So these are the two MCQs on one is on dam, another one is on the occasion of World Environment Day. Do answer this question and post it in the comment section. I will be looking for it. So students, if you are interested, if you have started your preparation not very late, but if you want us to guide you, then you can call in this number and you can get yourself enrolled in our CSAB batch. So, or if you want to boost your value addition, if you are doing your self study, then you can also accompany your study with our smart books, which is a set of 17 books. Thank you so much, students. Till then, take care.